भाग गए। वो सब इस खंडर नुमा इमारत के वसत में खड़े थे, जो चारों तरफ से टूटी हुई और खस्ता हाल थी। इस इमारत के दरवाजे पर खिड़कियां और बसीदा और खस्ता हाल थी। तभी एकदम ऐसा लगने लगा जैसे जमीन हिलने लगी हो और जलजला आ गया हो। साथ ही ईंटों और पत्थरों की जैसे बारिश शुरू हो गई हो। इन सबको पहले तो कुछ समझ ना आया कि ये हो क्या रहा है, मगर अगले लम्हे वो सब ही मुखालिफ समत में भाग गए। वो अंधाधुंध भाग रही थी, उसको ये भी अंदाजा नहीं था कि वो सही रास्ते पर जा रही या गलत रास्ते पर। बस एहसास था तो सिर्फ इतना कि चारों तरफ घना बेबान जंगल है और वो खौफनाक जंगल में तना है। इसकी सांस तेज भागने की वजह से फूल गई थी और दिल इतना तेज धड़क रहा था कि लग रहा था कि बाहर आ जाएगा। तभी उसे एहसास हुआ जैसे कोई चीज उसके पैर के ऊपर से रेंगती हुई गुजरी हो, और इस खौफ के जहर असर जिस चीज का ख्याल उसे आया, उसके मुंह से बेसाख एक चीख बुलंद हुई थी और साथ ही वो ठोकर लगने के बाद से जमीन पर गिर गई थी। इस चीख के जवाब में करीब ही मायूस आवाज गूंजी, क्या हुआ, कौन है? साथ ही टॉर्च की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। उसने बेसाख्ता अपने चेहरे पर हाथ रख लिए। वो पहचान गई थी कि आने वाला कौन है। तभी वो उसके नजदीक चला आया और उसके नजदीक झुककर बोला, आप ठीक तो हैं? वो कुछ बोलने के काबिल होती तो बोलती। मुंजमद आसाब के साथ एक जगह बैठी अपनी पूरी जान से लहस रही थी। मोहसिन ने इसकी हालत का अंदाजा लगाते हुए उसे फिर मुखातिब किया, चले शाबाश, हिम्मत करें। खिलाफ मामूल लहजा नरम था। इसके कहने पर किरण ने अपने चेहरे पर से हाथ हटाया और उसकी जानिब देखा। स्याह आंखें नम थीं और चेहरे पर खौफ की वाज़ेह लकीरें थीं। वो कई लम्हे इसका चेहरे पर नजरें जमाए रहा। टॉर्च की नाकाफी रोशनी में आंसुओं से धुला चेहरा उसकी नजरों के सामने था। किरण को ही इसकी जामिद नजरों का एहसास हुआ और इसकी नजरें लहज के नजरें झुकते झुक गई। इसकी ही वो भी जैसे माहौल में वापस लौटा और दिल ही दिल में अपने आप को कोसता इससे मुखातिब हुआ, उठें जल्दी, हमें यहाँ से निकलना है, यहाँ ज़्यादा देर रुकना रिस्की है। कहते हुए टॉर्च इर्द गिर्द घुमाई। किरण के वजूद में खौफ की लहर दौड़ गई। वो बमुश्किल अपनी जगह से उठी, मगर पैर पे जोर डाल कर चलने में दुश्वारी हो रही थी। मौसम ने महसूस कर लिया, इसीलिए पूछा, आप चल लेंगी? उसके सवाल के जवाब में बमुश्किल अपनी तकलीफ पर काबू पाकर धीमी आवाज में बोली, मैं ठीक हूँ। उसके जवाब पर मोहसिन ने सर झटक कर आगे बढ़ना शुरू कर दिया। तभी उसकी आवाज़ अंधेरे में सुनाई दी, सबसे पहले हमें बाकी लोगों तक पहुंचने का रास्ता तलाश करना होगा। उसकी आवाज़ फिर सुनाई दी, अंदाज खुद कलामी का सा था। वो खामोशी से उसके साथ चल रही थी, न जाने क्यों उसके साथ होने से एक धारस सी थी। काफ़ी देर वो दोनों इसी तरह अंधेरे में चलते रहे, मगर हर बार ऐसा लगता कि जैसे घूम फिर कर फिर उसी जगह पहुंच गए हों जहां से चले थे। जब कोई तीसरी बार वो इस दरख्त के नजदीक आए जहां किरण उसको मिली थी, तो वो ठटका और बेसाख्त उसके मुंह से निकला, शूट। इतनी देर बाद उसके मुंह से ये लफ्ज निकले तो किरण का दिल दहल सा गया। वो उसे खौफ के आलम में वो पूछ बैठी, क्या हुआ? उसके पूछने पर वो इर्द गिर्द टॉर्च की रोशनी डालते हुए बोला, लगता है हम रास्ता भूल गए हैं। उसके लफ्ज किरण की जान पर बनाने के लिए काफी थे। वो खाली खाली नजरों से उसे देखती रह गई। मुंह से एक लफ्ज भी ना निकल सका। ऐसा लगा जैसे सांप और असा दोनों शल हो गए हों। रास्ता भूलने का मतलब ये था कि वो सारी उम्र इस खौफनाक बेबान जंगल में भटकती रहेगी। इस सोच के आगे तमाम सोचें रुक गई थी, जिसने सोचने समझने की हालत ख़त्म हो गई हो। जबकि वो इसकी सोचों से बेखबर अपने तराज तराजकर की पॉकेट में अटका वक्की टॉकी चेक कर रहा था। वो ऐसे खामोश था जैसे बिल्कुल डेड हो। तभी वो बोला, शूट। और वो जो एक उम्मीद के सहारे खड़ी थी, उसके तासरात देखकर उसका दिल बिल्कुल ही बैठ गया। मोहसिन ने वॉकी टॉकी हिला जुला कर देखा, मगर इसमें कोई तहरीर पैदा ना हुई। तो वो खुद कलामी के से अंदाज में बोला, इसको क्या हुआ है, ये चल क्यों नहीं रहा? कहते हुए एक बार फिर ऑफ करके ऑन करने की कोशिश की, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। वो जो सारी कार्रवाई देख रही थी, जब सब्र ना हो सका तो पूछ बैठी, अब क्या हो गया? उसकी आवाज़ खौफ से लहज रही थी। मौसम ने एक नज़र उसके खौफजदा चेहरे पर डाली और इम्तनान से बोला, अब जो वो चाहेंगी वही होगा। किरण ने दहल कर उसे देखा और कपकपाती आवाज में बोली, क्या मतलब? कौन किसकी बात कर रहे हैं?
اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی۔ محسن اس کو دیکھتے ہوئے امتنان سے بولا، مطلب یہ کہ جب تک وہ چاہیں گی تب تک ہم یہاں بھٹکتے رہیں گے؟ اس کے امتنان پر وہ حیران سی ہو کر اسے دیکھنے لگی، وہ بھی اسی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ روانسی سی ہو کر کہنے لگی، یا اللہ میری مدد کر، یہ میں کس مشکل میں پھنس گئی۔ وہ دعا کرتے ہوئے عثمان کی سمت دیکھتے ہوئے بولی رہی تھی جبکہ وہ طنزیہ انداز میں بولا، یہ تو آپ کو اس ٹرپ پر آنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ اب یہ کوئی تفریحی مکان تو ہے نہیں اور یہاں کسی بھی طرح کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ اس بات پر کرن نے اپنا غصہ بمشکل دبایا اور بولی، آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جانا چاہیے کہ میں یہاں اپنی خوشی سے نہیں آئی۔ ثنا اور سہا کے تھرل نے ہم سب کو پھنسا دیا ہے۔ ان دونوں کے خیال آتے ہی اسے نئے سرے سے فکر نے ان گھیرا تھا۔ چہرے پہ فکر اور ترد چھا گیا۔ وہ دل ہی دل میں ان کی سلامتی کی دعائیں کر رہی تھی جبکہ وہ بہادر اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ دونوں وہیں کھڑے تھے جب پھر ایک دھماکہ ہوا اور وہ جو اپنی سوچوں میں گم تھی، اس زوردار آواز کو سن کر ایک دم حواس باختہ ہو گئی اور اس عالم میں ایک دم ڈر کر اس کے بازو پہ ہاتھ رکھ گئی۔ وہ جو ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لے رہا تھا، اس کے نرم ہاتھوں کے لمس محسوس کر کے چونکا اور اپنے بازو پر نظر ڈالی اور اگلی نظر اس کے خوفزدہ چہرے پر۔ ٹارچ کی ناکافی روشنی میں بھی اس کے گندمنی چہرے کے نقوش بے حد واضح تھے۔ وہ ہونٹ کچلتی اس کے نزدیک ہے، خوفزدہ سی کھڑی ہے۔ نہ جانے اس لمحے محسن کو محسوس ہوا کہ کائنات کی گردش تھم گئی ہو، بس اس وقت صرف وہ ہو اور وہ چہرہ۔ وہ کئی لمحے اس کے چہرے پر نظریں جمائے رہا، پھر ایک گہرا سانس لے کر اس کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، میرا خیال ہے ایک کوشش اور کرتے ہیں۔ کرن نے اس کو دیکھا، اس کو دیکھا اور اس نے اس کو چلنے کا اشارہ کیا اور ساتھ ہی ایک قدم آگے بڑھایا، اور تبھی ایسا لگا جیسے بھونچال آ گیا ہو۔ وہ ماحول جو ابھی ساکت تھا ایک دم جیسے طوفان کی زد میں آ گیا ہو۔ زمین ایسی ہل رہی تھی جیسے زلزلے، پیڑوں کی شاخوں کی آوازیں اور پتوں کی آوازیں جیسے کوئی آندھی ان کو ہلا رہی ہو۔ محسن نے کچھ بھی سوچے بغیر اس کا ہاتھ تھاما اور ایک سمت بھاگنا شروع کر دیا۔ اس کو تو سمجھ ہی نہیں آئی کہ ہوا کیا ہے۔ وہ تو بس ایک بے جان مورتی کی طرح اس کے ساتھ گھسٹ رہی تھی۔ ہوا کا شور اور درختوں کے پتوں اور شاخوں کی آپس میں ٹکرانے کی آوازیں ماحول کو مزید ہولناک بنا رہی تھیں۔ ناہموار اور خاردار راستے پر قدم جما کر چلنا دشوار تھا، مگر وہ دونوں پھر بھی بھاگ رہے تھے۔ اسی ثنا میں وہ ایک جھٹکا کھا کر رک گئی۔ اس کے رکنے پر محسن کو بھی جھٹکا لگا اور وہ بھی رک گیا۔ فوراً پلٹ کر دیکھا، اس کا بڑا سا دوپٹہ ایک خاردار جھاڑی میں پھنسا تھا اور وہ اس کو نکالنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، مگر ابھی اس سب کا ٹائم نہیں تھا۔ آندھی اور پتھراؤ میں اضافہ ہو گیا تھا اور دل دہلا دینے والی آوازوں میں شدت آ گئی تھی۔ اس نے بغیر کچھ سوچے اس کے شانے پہ اٹکا دوپٹے کا کونا اس کے وجود سے الگ کیا اور بنا اس کی سمت دیکھے اس کا ہاتھ تھام کر ایک بار پھر بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ بھی اس کے ساتھ بے سمت بھاگ رہی تھی، اتنی تیز بھاگنے سے اس کا سانس پھول چکا تھا اور پیروں میں ساکھ نہیں رہی تھی۔ جب مزید بھاگنا اس کے لیے ممکن نہیں رہا تو وہ روانسی آواز میں اس کو مخاطب کر بیٹھی، پلیز مجھ سے اور نہیں بھاگا جا رہا۔ اس کی آواز میں آنسوؤں کی نمی گھلی تھی اور لہجے میں تھکاوٹ تھی۔ محسن نے رخ موڑ کر اسے دیکھا مگر رکا نہیں۔ ان کے پیچھے آوازیں مسلسل آ رہی تھیں جن میں کتوں کے بھونکنے کی آوازیں بھی شامل ہو گئی تھیں۔ اس نے بنا کچھ کہے ایک بار پھر رفتار تیز کر دی۔ کچھ دور چلنے کے بعد چند فرالنگ کے فاصلے پر ایک نور کا ہالہ نظر آیا۔ وہ اس سمت بڑھتا چلا گیا کہ شاید کچھ مدد مل جائے۔ وہ جیسے جیسے آگے بڑھتا جا رہا تھا، نور کا وہ ہالہ مزید منور ہوتا جا رہا تھا اور پھر وہ عین اس کی نظروں کے سامنے آ گیا۔ وہ دونوں ایک گھنے درخت تلے آ کر رک گئے جس کے ساتھ ایک اور درخت ملا ہوا تھا۔ ان دونوں درختوں کی شاخیں ایک دوسرے سے ملی ہوئی تھیں۔ نور کا وہ ہالہ غائب ہو چکا تھا۔ ان دونوں کے اس درخت کے احاطے میں آتے ہی وہ بھونچال اور آندھی جیسے تھم سی گئی اور ماحول ایک دم پرسکون ہو گیا۔ وہ دل دہلا دینے والی آوازیں جو ایک ہولناک ماحول بنا رہی تھی ایک دم رک سی گئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے نزدیک کھڑے حیرانی سے ارد گرد دیکھ رہے تھے۔ وہ اپنے مخصوص خود کلامی کے سے انداز میں بولا، یہ سب ایک دم سے تھم کیسے گیا؟ اور وہ نور کا ہالہ وہ کیا تھا؟
वो खामोश खड़ी थी, इसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसका हाथ अभी तक उसकी गिरफ्त में था। इसने बात करते करते उसके चेहरे पर नजर डाली और पूछा, तुमने देखा था वो नूर का हाला? उसके एकदम मुखातिब करने पर वो लम्हे भर के सटपटाई, मगर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए साबत में सर हिला दिया। उसने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई और बोला, वो अब कहाँ है? कहाँ गायब हो गया? कहते हुए टॉर्च की रोशनी भी दरख्तों पर डाली जिसके नीचे वो दोनों खड़े थे, मगर अब वहाँ मुकम्मल अंधेरा था। नजरें तख्तों पर दौड़ाते हुए वो फिर कहने लगा, क्या कोई गैर मरी ताकत हमको इस महफूज मकान की तरफ गाइड कर रही थी? अंदाज अब भी खुद कलामी का सा था। वो खामोश नहीं, वो कुछ सोचकर उसका हाथ थामे थामे उल्टे कदम वापस हुआ और वो दोनों एक बार फिर इस दरख्तों की छांव से बाहर निकल आए। इन दोनों के कदम बाहर निकालते ही जैसे ही वो भूचाल जो थम गया था फिर आ गया, तभी इसकी खौफजदा आवाज़ मोहसिन के कान में आई। नहीं प्लीज, कहते हुए उसकी स्लीव्स मजबूती से थाम ली। मोहसिन ने गर्दन घुमाकर एक नज़र उसके चेहरे पे डाली और अपने कदम पीछे हटा लिए। खौफजदा करने वाली आवाज़ें एकदम फिर रुक गई तो वो बोला, मेरा ख्याल है यहाँ इन दरख्तों की छाँव में एक हिफाजती हारस बना हुआ है। जब तक हम इस अहाते और इन दरख्तों की छाँव में हैं हम महफूज हैं। कहते हुए उसके चेहरे पर एक तफसीली नज़र डाली। वो अपने होंठ कुचल रही थी, चेहरे पर शर्मिंदा से तासरत थे और नजरें झुकी हुई थी। उसके नरम हाथों का लम्स उसे अपने बाजू पर महसूस हुआ। उसने एक नज़र अपने बाजू पे रखे उसके हाथ पर डाली और फिर उसके चेहरे पर और उसकी मुखातिब करता हुआ बोला, टेक इट इजी, हाँ महफूज है। इसकी आवाज़ सरगोशी से कुछ ही ऊंची थी। किरण ने शर्मिंदा से अंदाज में उसके बाजू से हाथ हटा लिया, जबकि उसके होंठों पर दिलकश मुस्कुराहट फैल गई, जिसको उसने फौरन छुपा लिया और पलटकर उस दरख्त की समत बढ़ गया जिसकी छांव में वो दोनों खड़े थे, मगर वो वहां जमी खड़ी रही। मोहसिन ने अपना बैग पैक वहीं दरख्त के तने के साथ रख दिया और इस पर एक नज़र डालकर बोला, आपको सजा में नहीं खड़ा किया गया, आप चाहें तो यहाँ आकर बैठ सकती हैं। उसका लहजा मुस्कुराता हुआ था या उसको ही महसूस हुआ। वो उससे नजरें मिलाए बगैर शर्मिंदा सी इस जाने बढ़ी जहाँ वो बैठा था, फिर फौरन ही ठटक कर रुक गई। एकदम नजर उठाकर उसकी तरफ देखा, वो उसको ही देख रहा था। उसके ऊपर घड़ों पानी गिर गुजर गया। इतनी देर में अब एहसास हुआ था कि वो उसके सामने बिना दुपट्टे के खड़ी है। वो शर्मिंदा सी रुख मोड़ गई, नामहसूस तरीके से उसकी नज़रों से बचने की कोशिश की। उसके रुख मोड़ने पर वो हैरान सा हुआ, फिर ख्याल आने पर होंठ सीटी की सूरत वाक हो गए। कुछ सोचते हुए हुए अपने घने बालों में आदत के मुताबिक हाथ फेरता हुआ उठ खड़ा हुआ। वो अभी भी उसकी जानिब से रुख मोड़े खड़ी थी। वो उसके आइन पीछे आकर खड़ा हो गया और अपना विंड ब्रेकर उतारकर उसके शानों पर फैला दिया। वो जो शर्मिंदा सी सिमटी खड़ी थी, हैरान नजरों से रुख मोड़कर उसको देखने लगी। इधर आकर बैठ जाए वरना थक जाएंगी, उसने पूछा। नहीं था, बस बताकर वापस जाकर बैठ गया जहाँ आप से कुछ देर पहले बैठा था। किरण ने झुकी झुकी नजरों से उसको देखा, फिर छोटे छोटे कदम उठाती उसके कुछ फासला रखकर वो भी उस तने से टेक लगाकर बैठ गई। वो कुछ देर इर्द गिर्द नजरें दौड़ाता रहा, फिर अपने बैग पैक में से कुछ तलाश करने लगा। चंद सेकंड बाद उसमें से बिस्किट का एक पैकेट निकाल लिया। एक नज़र अपने दाएं जाने बैठी किरण पर डाली। वो सर झुकाए बैठी, ना जाने क्या सोच रही थी। उसने पैकेट उसकी समझ बढ़ाया। वो चौंक कर उसको देखने लगी, साथ ही नज़र उसके हाथ में थमे पैकेट पर पड़ी तो उसको याद आया कि उसने दोपहर को चाय के साथ चंद स्नैक लिए थे। वो इतनी भाग दौड़ के बाद भूख लगनी लाजमी थी। वो तकल्लुफ में भी मना ना कर सकी और पैकेट में से एक बिस्किट निकाल लिया और धीमी आवाज में बोली, शुक्रिया। उसने शुक्रिया के जवाब में वो न जाने क्यों मुस्कुराया और बोला, मेंशन नॉट। वो खामोशी से बैठी थी, जबकि वो गाए बगाए इस पर एक नज़र लेता था। जब वो काफ़ी देर कुछ ना बोली तो उसने ही उसको मुखातिब कर लिया, आप बता रही थी कि आप राइटर हैं। उसके अचानक मुखातिब करने पर वो चौंकी और सोचों से बाहर आई। निगाहों में हैरानी से मौका उसको देखा कि मैंने आपको कब बताया। उसके तरफ देखने पर वो अपने मखसूस अंदाज में मुस्कुराया और बोला, आप शहजाद को बता रही थी तो सुना था। किरण ने उसके कहने पर गहरा सांस लिया और सोच के इसका अंदाज सही था कि उस वक्त मोहतरम की तरफ ही मुतवज्जो थे। वो मुख्तसर बोली, जी। इसके जवाब में उसने पूछा,
तो क्या लिखती हैं आप? लहजा मुस्कुराता हुआ था या मजाक उड़ाता हुआ, वो समझ नहीं पाई, ना कुछ बोल पाई। उसको खामोश देखकर वो फिर पूछ बैठा, आपने बताया नहीं। आपकी मुस्कुराहट गहरी हो गई और इसके अंदाज पर खाना चिढ़ सी गई, जबकि वो महफूज अंदाज में मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। इसीलिए वो बोली, आपको क्या लगता है? वो उसकी जानिब देखते हुए पूछने लगी तो वो जवाब में बोला, अब होने को तो कुछ भी हो सकता है, मतलब लिखने को तो आप बच्चों की कहानियां भी लिख सकती हैं। इसके जैसे मजीद चिढ़ाया और वो चिढ़ भी गई और इसी अंदाज में बोली, जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इस जवाब पर वो इसकी हिम्मत देखते हुए बोला, तो क्या रोमांस लिखती हैं? अब के लहजा जुमैनी था और चमकती आंखों में शरारत थी। वो हैरान सी होकर उसको देखने लगी, चेहरा एकदम सुर्ख हो गया और वो रुख मोड़ते हुए बोली, फजूल बातों के अलावा आप और क्या करते हैं? उसकी बात के जवाब में वो तंज से बोली, उसकी बात के जवाब में वो इम्तनान से टांगे फैलाते हुए बोला, बहुत कुछ फुर्सत से बताऊंगा। कहते हुए उसकी आंखों में देखा, जबकि वो कहकर रुख मोड़ गई। उसके अंदाज पर वो जोर से हंस पड़ा और बोला, और आप चढ़ाने के अलावा क्या करती हैं? जवाब में उसने उसको घूरना चाहा, मगर उसके चेहरे के तासरात देखकर चेहरा घुमा लिया। कुछ देर खामोशी रही। इस खामोशी में अजीब सी हलचल थी, या ये हलचल उसके दिल में थी, वो समझ ना पाई। ये खामोशी भी सरगोशियां करती महसूस हो रही थी। अपनी कैफियत से घबरा कर वो उससे पूछ बैठी, हम कब तक यहाँ बैठकर इंतजार करेंगे? जवाब में वो बोला, फिलहाल तो यहाँ से निकलना खतरे से खाली नहीं है। आपने देखा नहीं था कि बाहर कदम निकालती ही क्या होता है? उसके याद दिलाने पर वो दिल दहला देने वाला मनाजिर याद आया तो उसे झुरझुरी आ गई। उसके चेहरे पर फिक्र, ताजुब और परेशानी के साथ देखकर वो बोला, इंशाल्लाह फजर के वक्त तक सब ठीक हो जाएगा। किरण ने उसको देखा और पूछ लिया, वो कैसे? इस तरह की गैर मरी ताकतें फजर तक एक्टिव रहती हैं, इसके बाद सब स्टिल हो जाता है। उसने तसल्ली देते हुए तफसील से जवाब दिया और उसको तसल्ली होने के बजाय मजीद परेशानी ने घेर लिया। आजकल सर्दियां थीं तो फजर भी देर से होती थी और एक अंदाज के मुताबिक फजर में अभी भी घंटे थे। वो परेशानी से होंठ को चल रही थी जब वो उसकी तीन चार घंटे थे। वो परेशानी से होंठ कुचल रही थी जब वो उसकी परेशानी महसूस करके बोला, फिक्र मत करें, हम इस जगह पे महफूज हैं। कहते हुए अपनी जगह से उठकर एक बार फिर अपना बैग चेक करने लगा। फिर उसके अंदर से चंद डिवाइस और जेनेटिकम निकाल कर एक साइड पर रखकर फिर थेरेपी निकाल कर हैंड कैम इस पर फिक्स करके उसको रिव्यूइंग मोड पर लगा दिया। उसके बाद इस दरख्त की छांव जहां ख़त्म हो रही थी और जहां वो इन देखा था आता था, वहां मोशन सेंसर प्लस कर दिया। फिर इसको बताने की खातिर बोली, ये हमने इसलिए लगाया है कि हम कुछ और एडसेंस गिडर कर सके, और इस डिवाइस को मोशन सेंसर कहते हैं। इसके बीच में से कुछ भी गुजरेगा तो ये अलार्म करेगा और हमको पता चल जाएगा कि यहाँ कोई पर्सनल्स है। इसकी बातें उसने गैर दिलचस्पी से सुनी थी। ये सब सेट करके वो वापस आकर अपनी जगह पर बैठ गया। इस वक्त भी उसके हाथ में EMF मौजूद था। एक नज़र उस पर डालकर अपने घने सिर की बालों में हाथ फेरते हुए बोला, वैसे आपको ये वक्त हमेशा याद रहेगा। उस लम्हे इसका दिल न जाने क्यों बेजोर से धड़का। इस लम्हे वो आम सा शख्स बेहद खास लगा जो दिखने में बेहद जारो और रूड लगता था, मगर हकीकत में ऐसा था नहीं। वो उसको अपने मखसूस 24 घंटों से जानती थी और इस तमाम अरसे में उसने इस शख्स के मुख्तलिफ रूप देखे थे, जिनमें से एक रूप इसका ये केयरिंग अंदाज भी था, और वो चाह कर भी इस हकीकत से मुंह नाम नहीं मोड़ सकती थी कि इसने बे वक्त इसकी मदद की थी। फिर या तो वो इन लड़कों से इसको दूर रखना हो, या फिर इस गैर मरी ताकतों से महफूज करना। वो दिल से इसकी शुक्रगुजार थी। इस वक्त भी वो इसके बारे में सोच रही थी जब उसकी मायूस आवाज़ उसे हाल में वापस ले गई। और फिर जब आप इस वक्त को याद करेंगी तो इस एडवेंचर को अपनी कहानी का रूप दे दीजिएगा। वो हैरान सी हुई मगर मुस्कुराते हुए बोली, आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस एडवेंचर पे कहानी लिखूं और इस कहानी का हीरो आपको दिखा दूं?
कहते हुए इसकी समझ देखा, जबकि वो इसके अंदाज और बात पर महफूज होते हुए मुस्कुराया। शरारती अंदाज में बोला, कोई हर्ज तो नहीं है अगर हीरोइन आप हों तो? वो बराह रास्त उसकी आंखों में देखकर बोला, जबकि वो इसकी नज़रों के अर्तकाज़ात से ज़्यादा इन लफ्ज़ों के तासुर से सटपटा गई, जैसे वो ज़हीन आंखें इसके अंदर का हाल जान लेंगी या फिर उसके दिल को चोर पकड़ लेंगी। वो अपने दिल की कैफियत पे घबरा कर नजरें झुका गई। चेहरा ना जाने किस एहसास के तहत सुर्ख हो गया। टॉर्चर की नाकाफी रोशनी में भी उसका उजला दिलकश चेहरा शुआएं बिखेर रहा था। उस पर इसरार रात की तरह इस चेहरे में भी जैसे कोई इसरार हो या रात। उसकी नजरें कई लम्हे इस ता ताबानी बिखेरते चेहरे पर जमी रह गई, जबकि वो नजरें झुकाए नजरों के तासुर से बचने की कोशिश में हलकान होती रही। वो दोनों ही इर्द गिर्द के माहौल से कटे हुए थे जब अचानक मोशन सेंसर ने अलार्म देना शुरू कर दिया, जैसे कोई इसके बिल्कुल नजदीक आकर रुक गया हो मगर इस अनदेखे अहाते को क्रॉस नहीं कर पा रहा। वो दोनों ही इस अलार्म की आवाज़ पर चौंके और वो अपने आप को मलामत करता अपनी जगह से उठ गया, जबकि वो भी घबरा कर अपनी जगह से खड़ी हुई हो गई। वो मुहतात कदमों से चलता मोशन सेंसर के नज़दीक जाकर रुक गया। वो भी इसके पीछे आकर रुक गई। मोशन सेंसर के नज़दीक जाने पर ईएमएफ जोर जोर से अलार्म करने लगा, जैसे कोई बिल्कुल उनके सामने खड़ा हो। मोशन के मुंह से बेसाख्त निकला, शूट। कहते हुए चेहरा घुमाकर किरण के फिक्रमंद चेहरे पर अपनी पुरसोच नजर डाली। वो उसे ही सवाली नजरों से देख रही थी। वो उससे धीमी आवाज में बोला था, लगता है कोई बिल्कुल नजदीक मौजूद है। उसकी सरगोशी और इस पर इसरार माहौल के बाद से उसके वजूद में फिरकी सी दौड़ गई और वो बेसाथ उसका शाना थाम गई। वो उसको तसल्ली देते हुए बोला, रिलैक्स, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। वो कुछ कह ना सकी, जबकि वो चेहरा मोड़ कर सामने देखते हुए बोला, क्या हम दोनों के अलावा यहाँ कोई और मौजूद है? थोड़े वक्त बाद मीटर की नेट ने हाँ का साइन दिया। किरण ने उसकी शर्ट कुछ और मजबूती से थाम ली, जबकि वो सामने खड़ी नादीदा हस्ती से मुखातिब था। क्या आप एक से ज्यादा हैं? इस सवाल पर नेटर ने फिर हाँ का साइन दिया। इसने मजीद एक दो सवाल किए मगर जवाब नहीं आया तो वो बेसाख बोल पड़ी, आप प्लीज हमको जाने दें। इसके कहने पर नेटल ने नहीं का साइन दिया। मौसम ने चेहरा घुमाकर देखा और इशारे से कहा कि कुछ और पूछो पूछो। वो डरी डरी आवाज में बोली, हम आप हमको नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे? उसके सवाल करने पर फिर नेटल ने नहीं का साइन दिया तो वो बोली, प्लीज हमको जाने दें। तब नेटल ने नहीं का साइन दिया। इसने खौफजदा नजरों से मौसम को देखा, जो वो भी उसके देखने पर उसको देखने लगा। वो फिर बोली, हमसे गलती हुई, हम यहाँ आए, हमको जाने दें प्लीज। मगर अब मीटर खामोश था। वो मोशन सेंसर ने भी अलार्म करना बंद कर दिया था, जैसे वो जो कोई भी हो वो अब वहां से चला गया हो। वो मायूस सी पलटी, जबकि मौसम उसकी मायूसी दूर करने की खातिर बोल, लगता है वो जो कोई भी थे उनको आप पसंद आ गई थी। लहजा शरारत से भरपूर था, जबकि चेहरे के तासरात वाजे नहीं थे। किरण ने हैरान नजरों से उसको देखा। उसकी हैरान नजरें इन मदहोश किन ज़हीन आंखों से मिल गईं। अब के उसकी मुस्कुराहट भी नजर आई तो वो बहस पे आदत चिढ़ सी गई और मुंह बनाते हुए बोली, आपको इस परेशान की सूरत हाल में भी मजाक सूझ रहा है? उसके चिढ़ाने पर वो मुस्कुराहट दबाते हुए बोला, नहीं, मैं अज़्ज़ संजीदा हूँ। किरण उसको एक नज़र देखकर बोली, मैं ये सोचकर परेशान हो रही हूँ कि सना और सुहाग किस हाल में होंगी और बाकी लोग भी तो हमारी तरह भागे थे, वो इस वक्त कहाँ होंगे? इस तमाम अरसे में वो पहली बार इतना तवील जुमला बोली थी। उसने उसने बासूर उसको देखते हुए उसकी बात सुनी थी और वो परेशान सी खड़ी उसे अपने होंठ काट रही थी। मौसम उसको तसल्ली देने की खातिर बोला, आप परेशान मत हो, वो सब खैरियत से होंगे। मगर वो तब भी बेचैनी से बोली, हम यहाँ से कब तक निकलेंगे? इसके जवाब में वो उसको खामोश नजरों से देखता रहा तो वो बात बढ़ाते हुए बोली, आखिर हमें एक कोशिश तो करनी चाहिए यहाँ से निकलने की। उसने उम्मीद भरी नजरें उसके संजीदा चेहरे पर डाली तो वह गहरा सांस लेकर संजीदगी से बोला, फजर होने पर सब ठीक हो जाएंगे, हम फजर होने पर यहाँ से निकलेंगे इंशाल्लाह। कहते हुए दरख्त से टेक लगाकर बैठ गया और आंखें मूंद ली। किरण को उसकी हकीकत
पसंदी बिल्कुल किसी हद तक बेहिस्सी एक आंख ना भाई। वो मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ाती उससे कुछ फासले पर बैठ गई। कुछ देर इधर उधर नजरें दौड़ाती रही, मगर जंगल और अंधेरे की हौलनाकी से अजीब सा खौफ महसूस हुआ तो आंखें बंद करके कुरानी आयत का वार शुरू कर दिया। दिल को कुछ धारस हुई, घड़ी में टाइम देखा, फजर होने में 1.5 घंटा बाकी था। तभी उसके ज़हन में सोच आई, फजर में थोड़ा टाइम ही रह गया है, मेरे ख्याल से इतनी तो तेज नहीं रही होगी, मुझे खुद कोशिश करनी चाहिए। सोचते हुए अपने बाएं जानिब नजर डाली। वो आंखें बंद की सो रहा था, जैसे अपने आरामदेह बेडरूम में आराम कर रहा हो। उसने इसको आराम से सोते देखकर मुंह बनाया और सोचा, मुझे खुद कोशिश करनी चाहिए रास्ता ढूंढने की, और क्या पता रास्ता मिल जाए और सब लोग भी मिल जाएं। सना को कितना फख्र होगा मुझ पर। इस सोच के आते ही उसके जिस्म में एक नई तवानाई दौड़ गई और होठों पे मुस्कुराहट फैल गई। उसने फिर एक नज़र अपने पास पास बाएं जानिब देखा, वो बेखबर सो रहा था। वो दबे पांव उठी और मुहतात कदमों से चलती मौसम के नजदीक आंख रुकी। उसका जायजा लेते हुए उसने ये ना किया कि वो वाकई सो रहा है या एक्टिंग कर रहा है, मगर वो वाकई सो रहा था। उसने आहिस्तगी से उसके नज़दीक बड़ी टॉर्च उठा ली और दबे कदमों चलती उस सिरे पर पहुंच गई जहां उस दरख्त की छांव की हदूद ख़त्म होती थी। उसने कोशिश की वो मोशन सेंसर के बीच में से ना गुजरे और इसी तरह वो अनदेखा हाला क्रॉस कर गई। इसकी हैरानी में इजाफा हो गया जब उसके कदम बाहर निकलने के बावजूद माहौल साख्त ही रहा। उसके कदमों में तेजी आ गई और जिस्म में नई तवानाई दौड़ गई। वो मजबूती से हाथों में टॉर्च थामे अंदाज से एक समत बढ़ती चली गई जहां उसका ख्याल था कि बाकी लोगों की मौजूदगी मुतलक है। वो तेज तेज कदम बढ़ाती काफ़ी आगे आ गई थी जब अचानक तेज हवाओं ने शोर करना शुरू कर दिया। पत्तों और शाखों के रगड़ने की आवाज़ें आने लगी। उसको घबराहट हुई, मगर उसने कदम नहीं रोके। अब हवा के शोर के साथ साथ जानवरों के घबराने की आवाज़ें भी शामिल हो गईं, जिसमें कहीं कहीं किसी के चीखने की आवाज़ें भी शामिल थीं। उसकी गिरफ्त टॉर्च पर मजबूत और दिल खौफ से तेज तेज धड़कने लगा और यकदम ऐसा लगा कि हवा के रेले ने उसे हारस में ले लिया है और हवा के तेज झगड़ उसे उड़ा कर ले जाएंगे। इस उससे अपना आप संभाला नहीं जा रहा था और आगे बढ़ना तो दूर जमीन पर जमकर खड़ा होना दुश्वार हो रहा था। उसने दोबारा हिम्मत पकड़ी और कदम आगे बढ़ाना चाहा, मगर हवा के तेज जिगर ने उसे वापस धकेल दिया। एक बार फिर कोशिश करी, मगर फिर वापस धकेल दिया गया। इसके खौफ में इजाफा हुआ, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी और एक बार फिर आगे बढ़ने की कोशिश की, मगर अब के एक सन्नाटेदार थप्पड़ उसके नरम गाल पर पड़ा, मगर मारने वाला नजर ना आया और वो एक दर्जत चीख के साथ वहीं बेहोश हो गई। वो नींद में था, न जाने कब उसकी आंख लग गई थी, मगर नींद में भी वो चौंकना उसे सोए न जाने कितनी देर हुई थी जब अजीब से एहसास ने उसे बेदार कर दिया। जागते ही उसका ध्यान लाशूरी तौर पर उस वजूद की समझ गया जो सुबह से उसके साथ साथ था, और शायद नींद में भी उसकी मौजूदगी का एहसास इतना हावी था कि जागते साथ ही उसका ध्यान सबसे पहले उसी की तरफ गया। उसने मैकानी अंदाज में गर्दन बाएं जानिब घुमाई, मगर वो वहां मौजूद नहीं थी। उसने हैरान सा होकर इर्द गिर्द नजरें दौड़ाई, मगर वो कहीं दिखाई ना दी। दिल में अजीब सी बेचैनी फैल गई। वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ, लाशौरी तौर पर टार्च को ढूंढा, मगर टार्च भी ना मिली। वो बगैर टॉर्च के दरख्त के इर्द गिर्द घूम कर उसको तलाश करने लगा, जो सुबह से उसके लिए पहली बनी हुई थी, जिसे वो बूझने की कोशिश में वो मजीद उलझ गया था, मगर उसे समझ नहीं पाया था। अभी भी एक अजीब से एहसास ने उसे अपनी लपेट में लिया हुआ था। इसकी छठी हिस्स उसे कुछ गड़बड़ का एहसास दिला रही थी। जब इर्द गिर्द ढूंढने पर भी वो उसे कहीं नजर ना आई तो वो इस दरख्त के ऐन देखते आयाते से निकल आया। लहजा देने वाली आवाज़ें अभी भी जंगल से आ रही थी, मगर वो परवाह ना करते हुए भी आगे बढ़ता चला गया। दिल किसी अनहोनी का एहसास दिला रहा था और गुस्से पर खौफ और फिक्र हावी आ गया था। अगर उसे कुछ हो गया तो इस सोच ने जैसे उसका जहन मौफ कर दिया था। उससे आगे इससे सोचा ही नहीं गया, मगर कदमों में मजीद तेजी आ गई, हवाओं के शोर में मजीद इजाफा हो गया और जंगल से आती हौलनाक आवाज़ों का शोर भी बढ़ गया, मगर वो फिर भी आगे बढ़ता गया और
तभी उसे अपने से चंद गज के फासले पर तेज चीख की आवाज़ सुनाई दी। वो ठटक कर रुक गया और वो लाखों में भी ये आवाज़ पहचान सकता था। उसने एकदम इस समत में दौड़ना शुरू कर दिया जिस तरफ से आवाज़ें आई थी। भागने के दौरान वो खुद भी कई बार इर्द गिर्द उगी झाड़ियों में उलझा और इस वजह से उसे भी कई खराशें आई, मगर वो परवाह किए बगैर समझ बढ़ता गया जिस समय से आवाज़ आई थी। कुछ ही देर में वो उस जगह पहुंच गया और सामने ही उसे वो ज़मीन पर ऊंधी पड़ी नजर आ गई। वो भागता हुआ उसकी समझ बढ़ता चला गया। इस वक्त जहन स्लेट की तरह मान साफ था, दिमाग में कोई सोच ठहर नहीं रही थी। वो तेज कदमों से भागता उसके नज़दीक पहुंच गया और पंजों के बल उसके पास बैठकर उसको पुकारा, मगर उसके वजूद में कोई हरकत नहीं हुई। एक दो आवाज़ें और दी, मगर कोई फ़ायदा ना हुआ। तो हाथ बढ़ाकर उसे सीधा किया तो उसका चेहरा उसकी नज़रों के सामने आ गया। वो होश और ख़राश से बेगाना थी, मगर उसके बाएं गाल पर सुर्ख निशान थे जिससे किसी ने मारा हो। उसने इसका सर अपने बाजू पे रख लिया और उसको बेताबी से पुकारा बैठा, मगर कोई फायदा ना हुआ। वो उसी तरह उसके बाजू पर सर रख के साख थी, बिना पल के स्याह आंखों पे झुकी थी। वो आंखें एक दो बार ही इसकी समझ उठी थी और उसको ऐसा लगा था जैसे इनमें कोई सहर हो, कोई राज हो जो ये आंखें उससे कह रही हो। हवा के तेज झगड़ अभी भी चल रहे थे, जानवरों और खौफनाक चीखों की आवाजें अभी भी आ रही थी। वो चंद लम्हे इसके साख्त वजूद पर नजरें जमाए रहा, फिर कुछ सोचकर उसको अपने बाजू पे उठाकर वापस उस दरख्त की समझ चला पड़ा जो इस वक्त वाहिद पनाहगाह थी। दिल इस वक्त सिर्फ और सिर्फ उसकी सलामती और खैर की दुआ मांग रहा था जो दुनिया और फहम से बेखबर थी। वो उसको उठाए उसी दरख्त की छांव में ले आया और इस इन देखे अहाते में दाखिल होती जैसे माहौल थम सा गया। उसका ध्यान मुकम्मल तौर पर उस वक्त इसके बेहोश वजूद की समझ था। उसने इख्तियार से उसे दरख्त के तने के सहारे जमीन पर बैठा दिया, इसके चेहरे पर नजर डाली जो घने स्याह बालों से ढका था। हवा हुआ ढका हुआ था, बाल जो शायद सुबह बनाए गए थे इस वक्त चेहरे पर बिखरे हुए थे। उसने न जाने किस जज्बे के तहत उसके गाल पर से बाल बिखरे रेशमी बाल हटा दिए। उसके नरम गालों पर उंगलियों के निशान भी वाजे थे। उसकी तकलीफ का एहसास करके न जाने क्यों उसको भी तकलीफ महसूस हुई। कुछ सोचकर वो उसके बाएं कान के पास झुका और कुछ पढ़कर उसमें फूंका, फिर यही अमल उसके बाएं कान के साथ दोहराया। उसका सर अपने सीने से लगाए वो ज़ेरे लब कुछ पढ़ रहा था। उसको पढ़ते कुछ मिनट गुजरे थे। वो जो होश व खराश से बेगाना थी इस एक सिसकारी लेकर होश की दुनिया में वापस आई। उसने बंद आंखें खोलकर मौसम के चेहरे पर नजर डाली जो फिक्रमंदी से उसके ऊपर झुका झुका उसे ही देख रहा था। उसे आंखें खोलता देखकर उसने बेख्तियार चेहरा ऊंचा करके अल्लाह का शुक्र अदा किया और उसका सर एक बार फिर अपने सीने से लगा लिया। वो बिल्कुल सख्त हो रही थी जैसे जिसम में जान ना रही हो, और हवास ऐसा लग रहा था जैसे ठटर गए हों। वो काफ़ी देर उसको इसी तरह अपने साथ लगाए बैठा रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता असाब और हवासों पर जमी बर्फ़ पिघलने लगी और उसे याद आना शुरू हुआ कि उसके साथ क्या हुआ था। याद आती आंखों में पानी जमा होना शुरू हो गया और फिर आंसू पलकों की बाढ़ तोड़कर चेहरा भिगोने लगे। वो आहिस्ता आवाज में कुछ बुड़बुड़ा रही थी। उसने गौर से सुना, वो सॉरी कह रही थी कि उसने इसकी बात क्यों नहीं मानी। वो उसको बता रही थी कि उसके साथ क्या हुआ था। उसकी आवाज़ गो मध्यम थी, मगर मौसम को समझ आ रहा था कि वो क्या कह रही थी। उसकी आवाज़ से उस तकलीफ का अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था, और न जाने क्यों उसकी तकलीफ उसे अपने दिल पे भी महसूस हुई थी। मगर दिल को ये इम्तनान हुआ कि वो होश में आ गई थी। उसको दरख्त के सहारे बिठा दिया और ख़ुद भी टेक लगाकर उसके नज़दीक बैठ गया। जो हुआ था वो बहुत हौलनाक था, मगर खैर रही कि वो दोनों ठीक ठाक सही सलामत वापस आ गए थे। अब इन्हें यहाँ बैठकर सुबह होने का इंतज़ार करना था, और सुबह होने में ज़्यादा देर आतिफ जोहेर और अनुषा भी एक समझ भाग गए थे। अब ये इत्तेफाक ही था कि वो तीनों एक साथ ही रहे और खुशकिस्मत से बाकी लोगों से जाकर मिल गए। सबसे पहले शहजाद भाई की नज़र इन तीनों पर पड़ी जो दूर से भागते हुए इनकी समझ ही आ रहे थे। इन तीनों को इस तरह भागते देखकर वो खुद भी घबरा गए, मगर अपने हवास काबू में रखते हुए इनको आवाज़ पुकारा, क्या हुआ, अरे क्या हुआ। इनकी आवाज़ पर बाकी लोग भी इस समझ में मुतवज्जो हो गए। जैद ने भी पुकारा, ओ भाई क्या हुआ, मगर वो तीनों ही बगैर रुके भागते चले गए। इन सब ने देखा कि वो तीनों इस तरह बगैर सुने भाग गए।
तो वो सब भी इनके पीछे भागे। शहजाद भाई फिक्रमंदी से बोले, अल्लाह खैर करे, पता नहीं ये लोग इस तरह क्यों भाग रहे हैं। जैद जवाब में बोला, पता नहीं हुआ क्या है। कुछ दूर जाकर वो तीनों खुद ही एक जगह गिर गए। वो सब भी कुछ देर में इन तीनों तक पहुंच गए जहां वो अपने हवास दुरुस्त कर रहे थे। शहजाद भाई के अलावा जैद और सुहेल भाई भी इन तीनों को तसल्ली दे रहे थे और साथ साथ पूछ भी रहे थे कि हुआ क्या है, मगर वो तीनों ही बेहद खौफजदा इस पोजीशन में नहीं थे कि इनके सवालों के जवाब दे सके। सना सोहा भी इन सब के नज़दीक फिक्रमंदी सी खड़ी थी और तभी इन दोनों को एहसास हुआ कि इन तीनों के साथ ना तो किरण है और ना ही मोहसिन। किरण को मौजूद ना पाकर इन दोनों की फिक्रमंदी परेशानी में बदल गई और इसी परेशानी के जेरे असर उसने पूछ भी लिया, किरण आपी और मोहसिन भैया कहाँ है। उसकी परेशान किन आवाज़ सुनकर वो सब भी उसकी समझ मुतवज्जो हुए। शहजाद भाई ने सबसे पहले इनके सवालों को जबान दी। आतिफ, हुआ क्या है जो तुम लोग इस तरह भाग कर आए हो। किरण और मोहसिन कहाँ है। आतिफ, जो अब तक अपने हवास काबू में कर चुका था मगर खौफ अभी भी उसके चेहरे से जाहिर हो रहा था, वह मुश्किल बताने लगा जो कुछ भी उसके साथ हुआ था। उसने ये भी बता दिया कि जब वो सब वहां से भागे थे वो सब ही साथ थे, मगर फिर इन्हें नहीं पता कि वो दोनों कहाँ गए। ये सुनकर सभी परेशान हो गए। सना और सुहाग की हालत सबसे ज्यादा खराब थी और इसी परेशानी में सना जैद से बोली, जैद हमको अभी आप ही को ढूंढना होगा। वो जो खुद भी परेशान था उसके इस तरह कहने पर तमलाकर बोला, मेरे पास कोई अलादीन का चिराग नहीं है कि रगड़ूं और तुम्हारी आप ही हाजिर हो जाए। उसके उल्टे जवाब पर वो बिल्कुल ही आउट हो गई। तुम बकवास मत करो, तुम जानती नहीं हो अगर आप ही को कुछ हुआ तो मामा आसमान सर पर उठा लेंगी। वो हाथ उठाकर धमकी देने वाले अंदाज में बोली तो वो भी जवाब में तंज करने से बाज ना आया। ये तो तुमको यहाँ आने से पहले सोचना चाहिए था। खुद तो मुसीबत में फंसने का शौक है, लेकर इन्हें भी मुश्किल में डाल दिया। अभी सना मजीद कुछ कहती कि शहजाद भाई जो इस तमाम अरसे में आतिफ और जहीर और अनुषा को डाउन करने में कामयाब हो गए थे, इन दोनों की समझ मुतवज्जो होते हुए बोले, इस तरह बहस करने का कोई फायदा नहीं है हमें। सबसे पहले मोहसिन और किरण को ढूंढना है। आप लोग हिम्मत करें और दुआ करें कि वो दोनों खैरियत से हों। वो अपने मखसूस बर्दबार अंदाज में समझाते हुए बोले और सबकी हिम्मत बंधाते इस समझ बढ़े। वो सब कुछ देर बाद इस खंडर के पास पहुंच गए थे। सना और सोहा की हालत जगह की हौलनाकी देखकर मजीद गैर हो गई। अनुषा और जहीर ने तो इनके साथ आने से ही मना कर दिया था, मगर शहजाद भाई किसी को भी अकेला छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकते थे, इसलिए इनको समझा कर अपने साथ लेकर आए थे। मगर इन दोनों की हालत खौफ से अभी भी बुरी थी। वो सब मुताद कदमों से इस खंडर नुमा इमारत के नज़दीक पहुंच गया। शहजाद भाई आतिफ को मुखातिब करते हुए बोले, आतिफ, यहाँ आए थे आप लोग। जवाब में आतिफ बोला, जी शहजाद भाई, हम अंदर भी गए थे, इस मखलूक से बात करने की कोशिश भी की थी, मगर फिर अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे जल्जला आ गया हो। हमको कुछ भी नहीं समझ नहीं आया और हम सब ही घबरा कर यहाँ से भाग गए। इसकी आवाज़ में शर्मिंदगी का तासर नुमाया था। शहजाद भाई तसल्ली देते हुए बोले, चले कोई बात नहीं, हम नहीं हो जाता है कभी कभी ऐसा। फिर कुछ सोचकर पूछने लगे, कुछ अंदाजा है कि वो दोनों किस समझ जा सकते हैं। आतिफ शर्मिंदा सी आवाज में जवाब देते हुए बोला, शहजाद भाई, मुझे तो अंदाजा ही नहीं हुआ कि हमारे पीछे कौन आ रहा है कौन नहीं। मैं तो बस बगैर देखे भागता चला गया। जैद उसको तसल्ली देते हुए बोला, कोई बात नहीं। फिर शहजाद भाई को मुखातिब करते हुए बोला, मेरा ख्याल है ये लोग हमारी तरफ सीधे भागते हुए आए हैं, तो वो दोनों दाएं या बाएं ही जा सकते हैं, तो पहले इन दोनों समतों में ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। शहजाद भाई के अलावा बाकी सबको भी इसका आइडिया पसंद आया। वो सभी एक साथ बाएं जाने बढ़े। टॉर्च की नाकाफी रोशनी जंगल की हौलनाकी में मजीद इजाफा कर रही थी। वो सभी मुताद कदमों से आगे बढ़ते गए और एक लंबा चक्कर काट कर वो फिर से उसी मकाम पर आ गए जहाँ से चले थे एक बार। फिर वो सब इसी खंडरनुमा इमारत के सामने खड़े थे और ये इन सब के लिए हैरानी का बासित ही थी। इन सब की हैरानी को शहजाद भाई ने लफ्ज दे दी, ये क्या यार, हम फिर वहीं आ गए जहाँ से चले थे। जैद जवाब में बोला, मेरा ख्याल है दाएं जाने से देखते हैं शायद कोई रास्ता मिल जाए। इन उसके मशवरे पर शहजाद भाई ने अमल करते हुए साबत में सर हिलाया और दाएं जाने बढ़ना शुरू किया। वो सब
सब भी उनके पीछे थे। सना और सोहा की हालत सबसे ज्यादा खराब थी। वो दिल ही दिल में किरण की सलामती, खैर और सलामती की दुआ कर रही थी। इन सब ने फिर एक लंबा चक्कर काटा, मगर लौटकर फिर उसी खंडर नुमा इमारत के सामने थे। शहजाद भाई फिक्रमंदी से, ये क्या है भाई, ऐसा कैसे हो सकता है कि दोनों तरफ से हमने लंबा चक्कर काटा और फिर हम वहीं आ गए जहाँ से चले थे। शहद पर पुरसोच अंदाज में बोला, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। शहजाद भाई जवाब में बोले, बहुत ज्यादा गड़बड़ लग रही है। सना और सुहा ने दहल कर इनकी शक्ल देखी। चेहरों पे वाज़ेह सवाल था कि अब क्या होगा। तभी जैद को ख्याल आया तो आतिफ को मुखातिब करते हुए बोला, यार आतिफ, वाकी टॉकी पे राब्ता करने की कोशिश की थी। आतिफ मायूसी से बोला, कई बार राब्ता कर चुका हूँ मगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। शहजाद भाई इन दोनों की तरफ देखते हुए, मैं एक बार फिर ट्राई करता हूँ कहते हुए अपनी वॉकी टॉकी कांटेक्ट की, मगर कोई फायदा ना हुआ। जैद बोला, मेरा ख्याल है ये पीछे वाला रास्ता रह गया, ये भी चेक कर लेते हैं, क्या पता कोई क्लू मिल जाए। उसके कहने पर वो सभी मुतफिक होते हुए इस समत बढ़ने लगे जहां उसने इशारा किया था। सना सोहा की उम्मीद एक बार फिर बंद गई थी। इस बार भी इन सब ने काफी लंबा चक्कर काटा और फिर वहीं आ गए जहां से चले थे। शहजाद भाई सोच अंदाज में बोले, ये जो कोई भी है यो शायद ये चाहता है कि हम इस तरह भटकते रहें। इनको ये कहना था कि इस खंडर में से एक बार फिर खौफनाक आवाजें आने लगी और ऐसा लगा कि जल्जला आ गया है। वो सभी इस समय देखने लगे। आतिफ इन सब से बोला, बिल्कुल ऐसा ही पहले भी हुआ था। कुछ देर बाद माहौल फिर सख्त हो गया तो शहजाद भाई ने दिल अकड़ाकर पूछा, कौन है, क्या चाहिए। कोई जवाब ना मिला। उन्होंने एक बार फिर इस अनदेखे वजूद को मुखातिब किया, हमारा मकसद कोई नुकसान पहुंचाना नहीं है, हम कुछ देर में चले जाएंगे। इसके जवाब में खामोशी रही तो वो सब ही मायूस हो गए। सोहा रोआनसी आवाज में बोली, अब क्या होगा, हम आप ही को कहाँ ढूंढेंगे। शहजाद भाई उसको तसल्ली देते हुए बोले, कुछ नहीं होगा, मिल जाएंगे वो दोनों। हम फिर अपनी टीम से मुखातिब होते हुए बोले, मेरा ख्याल है कुछ देर यहीं वेट करते हैं। हाँ, लगा लेते हैं, फिर खैमे लगा लेते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। इनकी बात पर वो सभी मुत्तफिक हो गए। टीम उनकी टीम को अक्विपमेंट सेट करने लगी, जबकि सना और सोहा फिक्रमंदी से एक तरफ बैठ गई कि अब सिवाय इंतजार के कुछ और हो नहीं सकता था और इनको अभी यही करना था। का सुबह अजान का वक्त था। आसमान पर रोशनी अभी पूरी तरह फैली नहीं थी, बस एक अनारजी लकीर की सूरत आसमान पर मौजूद थी। सिर्फ शफाफ आसमान पर एक दो तारे भी नजर आ रहे थे। जब उसकी आंख खुली तो पहली निगाह अपने शाने पर रखे उस सादा मगर मासूम चेहरे पर पड़ी, जो हर 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 बुरी तरह आजमाइश से पाक, सुबह हर मेकअप की तरह हर मेकअप की आज़ाइश से पाक, सुबह काजब की तरह मनमोहना और तरोताज़ा लग रहा था। स्याह पलकें शफाफ आंखों पर साया अफगन थी। इस वक्त इस चेहरे में अजीब सी कशिश महसूस हो रही थी, जिसने कोई सहर हो, जिसने उसको जगह लिया हो, दिल जिसने इसकी समझ खींचता चला गया हो। इसी बेखुदी के आलम में उसने इसके नरम रेशमी गाल पर पड़ी स्याह बालों की लिट हटा दी। वो चेहरा मजीद वाजे हो गया और वो कई लम्हे इस चेहरे पर नजर जमाए रहा। वो दुनिया फहम से बेखबर इत्मीनान से उसके शाने पर सर अटकाए उसका बाजू थामे सो रही थी, जिसमें किसी महफूज पनाह गाह में हो। वो एक ट्रांस की कैफियत में उसकी समझ मुतवज्जो था, मगर जमीन की मलामत पर अपना चेहरा घुमा लिया और शायद उसकी नजरों की तपश थी कि किरण की आंख खुल गई। चंद लम्हे तो समझ ना आया कि वो कहाँ है, मगर एकदम एहसास होने पर एक झटके से चेहरा उसकी शाने से उठाया और नजरें बरह रास्त उस मदहोश की आंखों से मिल गई। वो कई लम्हे उसके चेहरे की समझ देखती रही। वो चेहरा जो बेहद आम सा था, मगर उसको न जाने क्यों इसमें बेहद कशिश महसूस हुई होती थी। अचानक एहसास हुआ कि वो इसके बेहद नज़दीक है और उसकी समझ देख रहा है तो दिल तेज तेज धड़कता चला गया। चेहरा सुर्ख हो गया। उसने सटपटा कर नजरें झुका ली और आस्तगी से इसका बाजू छोड़ दिया। उसकी संजीदा नजरें अब भी उसके रंग बिखेरते चेहरे पर जमी थी। तभी उसकी धीमी आवाज सुनाई दी, सॉरी। वो शर्मिंदगी के मारे सर भी नहीं उठा पा रही थी और आवाज इतनी धीमी थी कि उसने
खुद भी बमुश्किल ही सुनी होगी। जवाब में वो कुछ कहते कि ऐसा महसूस हुआ कि दूर से कोई इन्हें पुकार रहा है। वो दोनों इस आवाज़ की समझ मुतवज्जो हुए जो अब करीब आ गई थी, और इस आवाज़ में और भी कई आवाज़ें शामिल हो गई थी। मोहसिन इस समझ देखते हुए बोला, जिधर से आवाज़ें आ रही थी, ये तो शहजाद की आवाज़ है। उसका अंदाज़ा खुद कलामी का सा था। वो एकदम अपनी जगह से उठा और पुकार कर उन सब को मुतवज्जो किया। इन सब की आवाज़ें मज़ीद नज़दीक आ गई थी। किरण भी बमुश्किल अपने ऊपर काबू पा कर उठ खड़ी हुई, और तभी उसकी नज़र सामने से आती सना और सोहा पर पड़ी। इन दोनों ने भी उसको देख लिया था। वो दोनों ही भागकर इसकी समझ आई, और उसने भी भागकर इन दोनों को एक साथ लपेट लिया, और दोनों तरफ ही बरसात शुरू हो गई। सब ने ही ये जज्बाती मनाजर देखा और खुदा का शुक्र अदा किया कि वो दोनों सही सलामत मिल गए। जबकि मोहसिन सर हिलाता शहजाद की समझ मुतवज्जो हो गया। शहजाद भाई फिक्रमंदी से, क्या हुआ यार मोहसिन, तुम ठीक तो हो? वो आदत के मुताबिक बालों में हाथ फेरता हुआ बोला, हाँ सब ठीक है। साथ ही हाजरीन की तसल्ली करवानी चाहिए। शहजाद भाई अब भी फिक्रमंद थे, इसीलिए बोले, आतिफ ने हमको बताया कि तुम लोगों के साथ क्या हुआ था। ये लोग तो हमें कुछ ही देर में मिल गए थे, मगर तुम लोगों को ढूंढने में काफ़ी वक्त लग गया। मोहसिन इनके जवाब में बोला, हाँ हम लोग रास्ता भटक गए थे। कई बार रास्ता ढूंढने की कोशिश की, मगर हर बार लौट कर वहीं आ जाते थे जहाँ से चले थे। उसने तफसील से आगाह किया, और साथ ही नज़र उस चेहरे पर डाली जहाँ आंसुओं से धुलकर और भी निखार आ गया था। मगर वो सना और सोहा की समझ मुतवज्जो थी, जो खुद भी रो रही थी और उसको भी रुला रही थी। जैद इन तीनों को तसल्ली दे रहा था। उसने गहरा सांस लेकर पूछा, तुम सबकी तरफ खैरियत रही? शहजाद भाई जवाब में बोले, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह सब खैर है रही। अभी वो मजीद कुछ कहते कि अनुषा, जो इतनी देर से खामोश थी और दिल ही दिल में जल भुन रही थी, बोल पड़ी, मैं तो इतनी परेशान हो गई थी आपकी वजह से। आप यकीन नहीं करेंगी कितनी दुआएं मांगी हैं आपकी खैर और सलामती की। वो उसकी बेबाकी पर हैरान तो हुआ, मगर जब्त करते हुए बोला, खैर है सब तो, अब तो सब ठीक हो गया है। वो नशे की समझ देख रहा था, कब इसकी बात पर किरण ने उसको देखा, दिल न जाने क्यों डूब सा गया, और अजीब सी बेचैनी ने उसके गिर्द हारस बांध दिया, मगर वो इस बेचैनी को कोई नाम ना दे सकी। तभी शहजाद भाई सबको मुखातिब करते हुए बोले, चलें सब अब यहाँ से चलते हैं। सभी ने इनकी बात की तस्दीक की। मोहसिन अपने इक्विपमेंट इकट्ठा करने लगा, जबकि जैद और आतिफ उसकी मदद करवा रहे थे। कुछ देर बाद सभी इस समत बढ़ गए जहाँ उनकी वैन खड़ी थी, और थोड़ी देर में वापसी के लिए रवाना हो गए। इनकी वैन दिन चढ़े शहर की हदूद में दाखिल हुई थी। इस ट्रिप पर जाते वक्त सब जितने एक्साइटेड थे, अब इतनी ही थकन सब के चेहरों पे से वाज़ेह थी। मोहसिन और उसकी टीम का अंदाज तो मामूल के मुताबिक ही था कि वो ये लोग इस सब के आदी थे, मगर बाकी सब के चेहरों से थकन के आसार नुमाया थे। वापसी का सफ़र वैसे ही थका देने वाला होता है, मगर किरण को ये जिस्मानी थकन से ज़्यादा असाबी थकन महसूस हो रही थी। इस एक रात में इस पर जो बीता था वो किसी से शेयर नहीं कर सकती थी, और इस वक्त इसके दिल की जो कैफियत थी वो बयान से बाहर थी। दिल की अजीब हालत थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी कोई कीमती चीज़ है जो इससे छीन रही है, और वो चाहकर भी इस चीज़ को अपने पास नहीं रख सकती, और ना ही उसको खोने का तसव्वुर कर सकती है। वो जानती थी कि ऐसा क्यों हो रहा है और किसकी वजह से हो रहा है, और वो ये भी जानती थी कि कुछ वक्त बाद वो इस शख्स से हमेशा के लिए दूर हो जाएगी, मगर वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकती थी। उसका दिल चाह रहा था कि वक्त ही थम जाए, पूरी कायनात की हरकत रुक जाए, बस वो हो और वो मनपसंद चेहरा वो उससे ढेरों बातें करे, अपने दिल की बातें उससे कहे और उसके दिल की बातें सुने। मगर ऐसा होता नजर नहीं आ रहा था। वक्त रेत के मान हाथों से फिसला जा रहा था। वो चोरी चोरी नज़रों से कई बार उसका जायजा ले चुकी थी, मगर वो हमेशा की तरह बेनियाजी से बैठा था। यहाँ से उसकी सिर्फ पोस्ट नज़र आ रही थी। जैसे जैसे वो लोग शहर की हदूद में दाखिल हो रहे थे और गाड़ी जाने पहचाने रास्तों से गुजर रही थी, उसकी दिल की हालत ख़राब हो रही थी। न जाने क्यों दिल बहुत सा रोने का चाह रहा था। पहले वो इस ट्रिप पर आना नहीं चाहती थी, और अब यहाँ से जाना नहीं
चाहती थी, और इसके पीछे जो वजह थी वो चाह कर भी इससे निगाह नहीं चुरा पा रही थी। थोड़ी देर में इनकी गाड़ी ऑफिस के अहाते में दाखिल हो गई। उसका दिल जोर से धड़कता चला गया। दिल चाहा वो वक्त की लगाम थाम ले, मगर ऐसा ना कर सकी। वो सब ही एक एक करके गाड़ी से उतर गए और अब शहजाद भाई के नज़दीक खड़े इनसे अलविदाई कलमात बोल रहे थे। मोहसिन भी कुछ फासले पर खड़ा, आंखों पर डार्क ग्लासेस लगाए थे जिससे उसके तासुर का अंदाज़ा करना मुश्किल था। घने सिल्की बाल स्टाइल से पेशानी पर पड़े थे जिन्हें वो बार बार हाथ से पीछे करता। किरण ने झुकी झुकी नज़रों से उस पर एक नज़र डाली, मगर वो इसकी समय मुतवज्जो नहीं था। अलबत्ता अनुषा उससे खूब बातें कर रही थी। उसके दिल में कुछ टूट सा गया जिसकी चुभन से आंखें नम हो गईं। इस तमाम अरसे में वो एक बार भी इसकी समझ मुतवज्जो नहीं हुआ था। किरण ने एक गहरा सांस लिया और रुख मोड़ लिया। तभी शहजाद भाई ने उसको मुखातिब कर लिया। मुझे बहुत अफसोस है जो कुछ भी आपके साथ पेश आया, मगर शुक्र है कि सब खैर रही और हम खैरियत से वापस आ गए। उसने बहुत मुश्किल सिर्फ मुस्कुराने पर इख्तिताफ किया। शहजाद भाई बात आगे बढ़ाते हुए बोले, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आइंदा कराची आइएगा तो मुलाकात रहेगी। वो बामुश्किल दिमाग को हाजिर रखते हुए जवाब में बोली, जी ज़रूर। शहजाद भाई मुस्कुराते हुए, मेरी बेगम आपसे मिलकर बहुत खुश होंगी। वो जवाब में बामुश्किल बोल पाई, जी इस बार तो नहीं, अगली बार ज़रूर मुलाकात करूँगी। शहजाद भाई खुशदिली से जी जी बिल्कुल कहते हुए वो जैद से मुखातिब हुए, जैद चलो बच्चियों को ड्रॉप कराओ। जैद इनके पुकारने पर फौरन ही मुतवज्जो हुआ और शहजाद भाई की समझ आ गया। अनहोने उन्होंने उसको अपनी कार की चाबी दी और खुद इन सब को खुदाहाफिज कहते ऑफिस की बिल्डिंग की समझ बढ़ गए। किरण ने वापसी के लिए कदम बढ़ाते हुए एक आखिरी नज़र उस समय डाली जिधर वो खड़ा था, मगर अब वहाँ कोई नहीं था। उसने मायूस होकर नजरें मोड़ ली जब सोहा ने उसको मुखातिब किया, चले आप ही। उसके कहने पर उसने बामुश्किल साहबत में सर हिलाया और कदम आगे बढ़ाए, जब एक आंसू टपक कर गाल पर फिसल गया। सोहा ने देख लिया तो पूछ बैठी, क्या हुआ, आपकी तबीयत ठीक है? किरण बामुश्किल अपनी सिसकियों पर काबू पाती हुई जवाब में बोली, हाँ प्लीज जल्दी घर चलो, कहते हुए गाड़ी का पिछला दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गई। सना ने तशवीश से उसे देखा और पूछा, क्या हुआ आप ही को? किरण के बजाय सोहा ने जवाब दिया, कुछ नहीं, शायद थक गई हैं। जैद मजाक में बोला, कोई देख लिया? पैरानॉर्मल एजुकेशन मजाक नहीं होती। सना समझ गई इसको सुना रहा है, इसीलिए तंग कर बोली, हाँ भाई देख लिया, अब जल्दी घर चलो, मुझे तो आप ही की तबीयत वाकई ठीक नहीं लग रही। जैद ने व्यू मिरर में नजर आते उसके सस्ते हुए चेहरे पर एक नज़र डाली और माहौल की संजीदगी को कम करने की खातिर बोला, किसी खिलाई मखलूक को किरण जी पसंद तो नहीं आ गई? उसकी बात पर किरण चौंक सी गई, मगर सना और सोहा ने उसकी ठीक ठाक क्लास ले ली। सना तंग कर बोली, शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? जबकि सोहा भी तनबिया करना ना भूली, जैद सोच समझ कर तो बोला करो। जैद ने इन दोनों की समझ देखते हुए दफाई अंदाज अख्तियार किया और बोला, मैं तो ऐसे ही कह रहा हूँ, कितनी लड़ाका हो तुम दोनों, कुछ अपनी कज़न से ही सबक सीख लो, कितनी स्वीट है। सना ने उसकी बात को कोई अहमियत ना दी और इसको आंखें दिखाती हुई बोली, ज़्यादा बटरिंग की ज़रूरत नहीं है। जैद ने फिर एक नज़र व्यू मिरर में उसके चेहरे पर डाली और बोला, मैं तो सच बोल रहा हूँ, मगर शायद किरण जी को हमारी बातें अच्छी नहीं लग रही। इसके जवाब में वो बोली भी नहीं, बस सर में दर्द है, प्लीज गाड़ी थोड़ी तेज चला लो। जैद ने उसकी कैफियत समझते हुए स्पीड बढ़ा दी और सना और सोहस की तबीयत के पेश नजर खामोश हो गई। कुछ देर में गाड़ी घर के दरवाजे पर रुक गई। सना ने बैल दी जबकि सोहा ने जैद से अंदर आने को कहा, मगर उसने माजरत कर ली। वो दोनों कंधे चुकाती दरवाजे की समझ बढ़ गई। जबकि किरण अभी तक वहीं खड़ी थी। जैद ने उसको देखा तो वो बोली, ये अपने मोहसिन भाई को दे देना, उनकी इमानत है, कहते हुए विंडो ब्रेक उसकी तरफ बढ़ा दी। जैद कुछ समझा तो नहीं, मगर उसने सर हिला दिया। वो थके थके कदमों से अंदर की समझ बढ़ गई तो उसने भी गाड़ी आगे बढ़ा दी। मामू मुमानी इन तीनों को देखकर बहुत खुश हुए। मुमानी ने हंसपे आदत उसको गले से लगाया और उसकी पेशानी चूमी। उनके इस अमल ने उसके अंदर तक ठंडक उतार दी। दिल गुजिदा हो गया। तभी शायद उनकी नज़र उसके गाल पर पड़ी तो वो परेशान सी
ہو کر پوچھنے لگی، ارے یہ کیا ہوا، یہ نشان کیسا ہے؟ کہتے ہوئے اس کے گال پر سے گھنے بالوں کی لٹ ہٹا دی تو وہ نشان واضح ہو گیا جو کل اس کے چہرے پر لگا تھا۔ اس کے اچانک پوچھنے پر وہ تینوں ہی بکھلا گئیں۔ ابھی ثنا اور سہا کچھ کہتی کہ کرن نے ان کو مطمئن کر دیا۔ ممانی رات کو شاید ہاتھ گال پر رکھ کر سو گئی تھی، اس لیے نشان پڑ گیا ہے۔ اس کی بات پر وہ مطمئن نہ ہوئی، اسی لیے بولی، مجھے تو تمہاری رنگت بھی پھیکی پھیکی لگ رہی ہے۔ ان کی آواز میں فکر تھی۔ کہتے ہوئے اس کی پیشانی چھوئی جو گرم محسوس ہو رہی تھی، اسی لیے وہ پریشانی سے بولی، مجھے تو لگ رہا ہے کہ ٹمپریچر بھی ہے تم کو۔ ان کے فکر پہ اس کا دل بھر آیا، مگر وہ بمشکل اپنے اوپر قابو پا کر بولی، میں بالکل ٹھیک ہوں ممانی، آپ فکر نہ کریں۔ ممانی نے اس کو بھی جھڑک دیا اور ثنا سے کہہ کر تھرمامیٹر لے کر آئے۔ کرن نے ماموں کو ملتجی انداز میں دیکھا تو وہ بولے، بیٹا اس معاملے میں تمہاری ممانی کو کوئی نہیں سمجھا سکتا۔ ثنا تھرمامیٹر لے آئی۔ ممانی نے اس کا ٹمپریچر چیک کیا جو اس وقت خاصا تیز تھا، اور یہ دیکھنے کے بعد تو اس کو جیسے پنکھے لگ گئے۔ سب کو لائن حاضر کر دیا اور اس کو مخاطب کرتے ہوئے بولی، کرن تم بیڈ روم میں چل کر لیٹو۔ اس نے منع کرنا چاہا مگر اس معاملے میں اس کی یہ بھی ایک نہ چلی۔ ماموں نے کہہ کر اسے کمرے میں پہنچایا اور ثنا کو ہدایت دیتے ہوئے بولی، ثنا میں نے چکن نکال دیا ہے اور کچھ دیر میں کرن کے لیے سوپ تیار کر لو۔ پھر خود کلامی کے سے انداز میں بولی، اللہ جانے میری بچی کو کس کی نظر لگ گئی، اچھی بھلی تھی۔ ثنا اور سہا نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر ہونٹ بھیج کر مسکراہٹ دبائی۔ ممانی کی نظر ان دونوں پر پڑ گئی، غصہ دوبارہ دو کر آیا، تم دونوں کیوں مسکرا رہی ہو؟ یہ سب تم دونوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ اب ان کی توپوں کا رخ ان دونوں کی سمت ہو گیا۔ سہا تو خاموش رہی مگر ثنا بولی، لے اب بخار ہونے میں ہمارا قصور کہاں سے ہو گیا؟ مگر ممانی بچکنے کے موڈ میں نہیں تھی، اسی لیے ڈانٹتے ہوئے بولی، کیوں تم دونوں ہی لے کر گئی تھی نا فیلڈ ٹرپ پہ، وہیں کوئی بد احتیاطی ہوئی ہوگی۔ انہوں نے دونوں کو گھورا، وہ دونوں نظریں چرا گئیں، جبکہ ماموں جو ابھی بھی لانچ میں آئے بیٹھے تھے، کیا ہو گیا ہے بیگم؟ ٹمپریچر ہو گیا، ٹھیک بھی ہو جائے گا، آپ اتنا پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟ کرن ٹھیک ہو جائے گی، جواب میں وہ رومانسی سی ہو کر بولی، کیوں نہ پریشان ہوں، ایک تو اس گھر میں میری کوئی سنتا نہیں ہے، اوپر سے کہتے ہیں کہ پریشان نہ ہوں۔ ماموں ان کو بہلاتے ہوئے بولے، ارے یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ، ایک آپ ہی تو ہیں جس کی اس گھر میں چلتی ہے۔ پھر ثنا اور سہا کو مخاطب کرتے ہوئے بولے، جاؤ بیٹا تم دونوں بہن کے لیے سوپ بنا لاؤ۔ انہوں نے جیسے ان دونوں کو ٹالا اور وہ دونوں بھی جیسے موقع کی تلاش میں تھیں، جلدی سے وہاں سے نکل گئی، مگر ممانی کسی طور بچنے کے موڈ میں نہیں تھی، اسی لیے اسی آف موڈ کے ساتھ بولی، اچھا اگر میری چلتی ہے تو آپ نے میری مخالفت کے باوجود ان لڑکیوں کو فیلڈ ٹرپ پر جانے کیوں دیا؟ ان کی منطقہ پر ماموں نے سر پکڑ لیا اور بولے، اب اس میں فیلڈ ٹرپ کہاں سے آ گیا؟ ممانی منہ بناتے ہوئے بولی، آپ تو ایسے بن جاتے ہیں جیسے جانتے نہیں۔ ماموں نے سوالیہ نظروں سے ثنا اور سہا کی سمت دیکھا جو لانچ میں داخل ہوئی تھی۔ سہا ان کی بات کا جواب دیتے ہوئے بولی، امی کا خیال ہے کہ آپ ہی کو کسی کی نظر لگ گئی ہے اور اس کا تعلق اس فیلڈ ٹرپ سے ہے۔ ماموں نے سر ہلایا اور کہا، لا حول ولا قوت، ٹھیک ہے نظر لگنے باحق ہے، مگر اس کا تعلق تم اس فیلڈ ٹرپ سے جوڑو گی یہ امید نہیں تھی مجھے۔ پھر بیٹیوں سے مخاطب ہوتے ہوئے بولے، تم دونوں کرن کو سوپ پلا دو، میرے پاس بخار کی میڈیسن ہے وہ بھی لے لو، شام تک ٹھیک ہو جائے گی وہ۔ کہتے ہوئے وہ وہاں سے نکل گئے اور وہ دونوں بھی ان کے پیچھے نکل گئیں، جبکہ ممانی وہاں فکر کرنے کے لیے رہ گئی۔